तो बच्चों, मस्ती क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक बहुत ही कम मिल रहा है, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, पहले तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपने वीडियो को लाइक किया। अगर पसंद आती है, आप कुछ गेन करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ ही साथ वो लाइक वीडियो जो है यूट्यूब भी समझेगा कि ये अच्छा क्वालिटी का है और उसे और लोगों तक पहुंचाएगा और लोगों को भी उससे मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप कम से कम 50 लाइक देंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। और आज का वीडियो काफी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, तो बोरा बिछा के बैठ जाइए आराम से। अगर आपको पता नहीं है कि बोरा किसे कहते हैं तो अपने दादाजी से पूछिए, दादी जी से पूछिए, नाना से पूछिए, आपको पता चलेगा कि बोरा बिछाकर पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। वो लोग सभी प्राप्त किए होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीन बताने जा रहा हूँ, और ये जो है डाटा एनालिसिस का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो बहुत ही काम आता, आगे तक काम आता। और इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा, जितने मीन के प्रोसेस है सारा बताऊंगा, और उन सभी को प्रोसेस वाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मीन का जो मतलब होता है वो है उसका एवरेज निकालना। एवरेज यानी कि जितना भी आपके पास डाटा है, अभी जो हम बता रहे हैं वो अनग्रुप्ड डाटा के रूप में आप समझिए। यानी जो भी आपको डाटा दिया हुआ है रा डाटा है। रा डाटा का मतलब होता है कि जैसे ये जो भी डाटा होता है, इसमें लोग जो है फील्ड में जाते हैं और कलेक्शन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सर्वे करने वाले लोगों को देखा होगा, आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। इलेक्शन के टाइम पर भी होता है या और भी चीज़ों के टाइम होता है, वो आपसे डाटा लेते हैं कि आप क्या करते हैं, या कितने बच्चे हैं, या आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीका का डाटा, अलग अलग डाटा ये हो सकता है। डाटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि पर्टिकुलर इसी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी डाटा हो सकता है किसी एरिया में जो है कितने बच्चे हैं उसी का डाटा हो, 10 साल से छोटा कितना है, 10 साल से बड़ा कितना, 10 से 15 के बीच कितना, 15 से 20 के बीच का कितना है। या ये भी हो सकता है कि इस एरिया में स्कूटर कितने के पास है, मोटरसाइकिल कितने के पास है, बाईसाइकिल कितने के पास है। तो वो डाटा कैसा भी हो सकता है। तो जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, जिस समय वो लिखाता है कि हाँ फला व्यक्ति के पास ये मिला, दूसरे व्यक्ति के पास ये मिला, तीसरे व्यक्ति के पास ये मिला, वो अनग्रुप्ड होता है, बिल्कुल रा डाटा होता है। यानी एकदम मार्केट से फील्ड से उठाया और आपके पास आ गया। तो इस तरीका का डाटा अनग्रुप्ड होता है। जब ये डाटा बहुत सारा के मात्रा जो है काफी बढ़ जाती है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए अनग्रुप्ड में काफी तकलीफें आने लगती, तो फिर उसको ग्रुप वाइज करके वो फैले हुए डाटा को छोटा एरिया में जोड़ा जाता है। जैसे कि पैकिंग का ही देख लीजिए, जैसे बिस्किट का पैकिंग है, एक पैकेट में मान लिया 10 बिस्किट है, 10 बिस्किट को पैक करके एक में डाला है। फिर उस पैकिंग को 10 पैकिंग को मिला के एक छोटा सा कार्टून पैक बनाता है। फिर उस तरीके के कार्टून्स को बहुत सारा सजा के एक बड़ा कार्टून बनाता है, होलसेल पैक, डिस्ट्रीब्यूटर पैक। कंपनी से निकला तो वहां से बहुत बड़े रूप में निकला, बड़े बड़े कार्टून, उसमें उसको दूसरे के पास के वहां से खोल के छोटा छोटा कार्टून पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जिस तरीका से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम ऐसे ही डाटा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम प्रोसेस है। तो जो डाटा हमें सबसे स्टार्ट में मिला, रा डाटा, उसका मीन निकालने का तरीका है कि सारे डाटा को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जितना डाटा आपके पास है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 डाटा है तो डिवाइड 10 से किया, 50 है डिवाइड 50 से किया, तो ये मीन आता है। यानी टोटल डाटा, जिसको इसमें एक्स बोलते हैं, यानी टोटल एक्स बटा टोटल नंबर, ये मीन निकालने का तरीका है। और यही एकमात्र तरीका है, सिंगल फॉर्मूला मीन निकालने का है, जो ये है।
यानी समेशन ऑफ एक्स का मतलब हुआ जितना x है x1 प्लस x2 प्लस x3 जैगो है वो बटा n, समेशन x बटा n, ये मीन का फॉर्मूला है और ये एक सिंगल फॉर्मूला है। इसके अलावा मीन का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूला को एक दूसरे में कन्वर्ट करके बाकी सारे जो हैं फॉर्मूले बनते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास डाटा है 2, 5, 8, 7, 3, ये 5 दिया हुआ है, 2, 5, 8, 7, 3, और इसका आपको मीन निकालना है। तो ये पहला जो है इसको x1 बोलेंगे, दूसरा को x2 बोलेंगे, तीसरा को x3 बोलेंगे, चौथा को x4, पांचवा को x5। ये नोटेशन है। ये सारा लिखना नहीं पड़ता है, ये चूंकि स्टार्ट में कर रहा हूं इसलिए बेसिक चीजें जो है वो बता रहा हूं। और जब इसका मीन निकालते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है x बार से। तो ये x बार बराबर हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बट्टा n का मतलब ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 5। और अगर इसको जनरलाइज वे में लिखे, जनरलाइज वे में, तो यहाँ n होगा और ये जो होगा यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में अगर करेंगे तो डैश 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 करके यहाँ अंतिम में xn दिखाता है कि ये xn तक गया, यहाँ 5 तक गया है तो यहाँ n का 5 रहेगा वैल्यू और यहाँ 5 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका मीन निकालने का है। इसी को शॉर्टकट करके लिखते हैं हम xi बटा n। xi का मतलब हो गया यहाँ 1 है तो i का वैल्यू 1, 2 है तो वैल्यू 2, 3 है तो वैल्यू 3, 4 है तो वैल्यू 4। ठीक है, ये सारा को जोड़ा गया, तो जोड़ा का सिंबल होता है समेशन। ये समेशन इस तरीका का सिंबल होता है, घुमा हुआ m या घुमा हुआ w भी बोल सकते हैं। w को सुता दिया है या m को सुता दिया है, ये समेशन का सिंबल है। समेशन xi बटा n, ये है x बार का फॉर्मूला। अब आप ये i ना भी लिखे तो भी चलता है काम, यानी x बार को आप लिख सकते हैं समेशन x बटा n। ये भी आप लिखे तो गलत नहीं है। अगर i लिखते हैं तो यहाँ एक चीज और डिनोट करना पड़ता है कि i बराबर 1 to n। यहाँ पे समेशन पे लिखा गया, यानी इस तरीका का समेशन का सिंबल और i का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये पूरा नोटेशन होता है इस समेशन का। तो बहुत सा किताब में ये पूरा नोटेशन भी आपका मिलेगा लिखा हुआ, नहीं तो केवल समेशन xi भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भी सही है, वो भी सही है, और समेशन x बटा n भी लिखते हैं तो भी सही है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो है ये i देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है। तो सीधा ये i j के जो भी लिखा हो छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ऐसा लिखिए। तो ये भी हमारा फॉर्मूला है। तो इसको साफ करके इसको फिर से समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हमारा डाटा है 2, 5, 8, 7, 3। इसका मीन निकालना है तो मीन x बार बराबर हो जाएगा हमारा समेशन x बटा n, यानी कि हो गया 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 और बटा काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 तो बटा 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास 7 3 10 8 18 2 20 5 25 और बटा 5, यानी 5 आपका इसका मीन हो गया। इस चीज का मीन आ गया 5। इस तरीका से हम मीन निकालते हैं। अब ये सबसे बेसिक था। अब इससे थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। ये अनग्रुप्ड डाटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं किया हुआ। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है वो भी आगे मैं बताऊंगा। अभी अनग्रुप्ड में ही तैरते हैं, फिर ग्रुप्ड में तैरेंगे। ये डाटा हमारा बढ़ गया, और भी डाटा आ गया मेरे पास 2 5 8 7 3 2 5 8 7 3 डाटा मिल गया। फिर से मान लिया दूसरा में 5 नहीं था, 2 8 7 3 है, दूसरा में 7 नहीं है। ये इतना डाटा हमारे पास और आया कि पूरा का मीन निकालना है, यानी 2 5 8 7 3 2 8 7 3 2 5 8 3 ये हमारा डाटा है। डाटा की संख्या बढ़ गई तो पुराने फॉर्मूले पे ही चलते हैं। x बराबर हो गया क्या समेशन x बटा n, क्लियर है।
समेशन x बटा n का मतलब हो गया 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 बटा काउंटिंग करके डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13। अब देखिए उसमें सिर्फ इतना जोड़ना था, इसमें कैलकुलेशन कितना बढ़ गया, मेहनत बढ़ा। तो जैसे ही मेहनत बढ़ता है मैथमेटिशियन लोग बहुत ही कामचोर, वो सोचते हैं कैसे इसको छोटा करें, तो इसको छोटा किया जाएगा। अब छोटा कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने सबको जोड़ना है, ये सारा डाटा को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये तीनों 2 है तो इसको 2 गुना 3 लिखे, ये दोनों 5 है तो इसको 2 गुना 5 लिखे, ये तीनों 8 है तो इसको 3 गुना 8 लिखे, ये 2 7 है तो 2 गुना 7 लिखे, ये 3 है 3 गुना 3 लिखे। तो जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार जोड़ते हैं, 2 2 4 और 2 6 आता, 2 गुना 3 भी कीजिएगा 6 आता, 5 और 5 जोड़ते 10 आता, 2 गुना 5 भी कीजिएगा 10 आएगा, 8 8 8 3 बार जोड़ते हैं तो 24 आएगा, 3 गुना 8 भी 24 आएगा। तो इस समेशन को यानी सम को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ये चूंकि 3 3 2 2 है तो आपको इसकी अहमियत थोड़ी कम लग रही होगी कि जोड़ भी लेंगे गुना भी करेंगे सेम टाइमिंग लगेगा, लेकिन नहीं, यही अगर 20 25 की संख्या में आता है 20 2 50 5 40 8, तो अब 8 8 8 8 40 बार जोड़िएगा तो उससे अच्छा 40 गुने 8 कर दीजिए, आराम से कैलकुलेट हुआ। तो मल्टीप्लाइज में आ जाता है। तो ये कितना बार है, ये 3 बार था, ये कितना बार है 2 बार था, ये कितना बार है 3 बार था, ये कितना बार है 2 बार है, ये कितना बार है 3 बार है। तो जितना बार रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ। तो यहां से फॉर्मूले में एफ घुसता है, जो हमारा फॉर्मूला था एक्स बराबर समेशन एक्स बटा एन। एन क्या था, टोटल काउंटिंग। तो ये एक्स को यहां 2 चीज में तोड़े, एक्स और एफ, तो ये हो जाता है समेशन एक्स इंटू एफ बटा एन। ये एक्स जो है एक्स एफ में चेंज हो गया, एक्स रह गया, ये आपका 2 जो है एक्स था और ये एफ था। तो यहां पर भी एक्स आई और एफ आई हो जाता है, ये चेंज हो जाता है समेशन एक्स आई एफ वाई। एक्स आई एफ आई का मतलब हुआ अगर पहला एक्स लिए तो एफ भी हमारा पहला का, दूसरा एक्स लिए तो एफ भी हमारा दूसरा का, तीसरा एक्स लिए तो एफ भी हमारा तीसरा का, चौथा एक्स लिए तो एफ भी हमारा चौथा का। इस तरीका से इसको एक्स आई एफ आई, और ये आई बराबर हो जाएगा 1 to n। यहां पर टोटल काउंटिंग n कैसे पता चलेगा, यहां देखिए काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। और अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी को जोड़िए 3 2 5 3 8 2 10 3 13, यानी ये एन जो है वो एफ में बदल चुका है। यानी ये फॉर्मूला आ गया समेशन एक्स एफ बटा एफ। एफ क्या है, जितना भी एफ था, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, उसका समेशन। तो ये अगला मेरा फॉर्मूला आ गया समेशन एक्स एफ बटा समेशन एफ। ये हो गया एक्स का अगला फॉर्मूला। इसी को चेंज करके ये सारा अनग्रुप्ड में आ रहा है, दूसरे फॉर्मूले तक हम पहुंच गए। इस तरीका का डाटा हो तो अब इसका डाटा हम आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा 2 गुना 3 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 8 प्लस 2 गुना 7 प्लस 3 गुना 3, और फ्रीक्वेंसी का सम मतलब 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं हमारा मीन निकल जाएगा। ये थोड़ा सा डाटा बढ़ा था तो आ गया। तो इसी चीज को अब थोड़ा सा चार्ट मेथड में समझते हैं। ये मान लिया कि ये डाटा बहुत सारा आपका आ गया, तो बहुत सारा आ गया तो इसका बकायदा आपका चार्ट बनाना पड़ेगा, और तब उसके बाद जो है आप सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे कि मान लिया इस तरीका से डाटा हो जाता है, कुछ रफ डाटा मैं ले रहा हूं ऐसे ही। अब देखिए ये हमारे पास एक रफ डाटा है, इसका मीन हमें निकालना है। डाटा बहुत सारा है, निश्चित ही आपको फ्रीक्वेंसी इसमें आएगा। तो हम जो चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के पहले एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं इसमें कौन कौन सा चीज है। देखिए आपके पास इसमें 1 है, इसमें आपका 1 है, 2 भी है, 2 है, 3 भी है, 3 है, 4 भी है, 4 है, 5 भी है, 5 है, 6 भी है, 6 है, 7 भी है, 7 है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है। 9 से बड़ा मैंने इसमें लिया ही नहीं है। यानी टोटल हमारे पास 9 तरह के डाटा अवेलेबल है, टोटली 9 डाटा, इससे ज्यादा नहीं है। यही 9 डाटा रिपीट हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं। तो हम अपने दिमाग में ये चीज सोचे कि हमारे पास ये 9 डाटा है। तो चार्ट बनाते समय सबसे पहले जो कॉलम बनाएंगे उस कॉलम का नाम एक्स रहेगा। उसमें आपका जो डाटा है वो डाटा ले देंगे। तो अभी हमने देखा 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था। छोटा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास डाटा है। 9 तरह के डाटा है। ये छोटा में नजर आ रहा होगा, अगर ना भी नजर आ रहा है तो बस ये समझने के पर्पज से है। हमारी बातें सुनी, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आपको स्पष्ट ही आ रहा होगा। तो ये 9 तरह के डाटा है। अब इसके बाद अगला जो आएगा आपका टैली मार्क का कॉलम रहेगा। टैली मार्क, टैली मार्क क्या चीज होती है, इस चीज को समझे। उसके बाद ये आपका एफ का कॉलम आएगा। तो एफ का क्यों कॉलम आएगा ये भी बताएंगे। तो अब देखिए यहां से चलते हैं। सबसे पहला है 2, तो 2 के आगे एक लाइन कट किया। 8, 8 के आगे एक लाइन कट किया। 7, 7 के आगे कट किया। फिर 2 है, 2 के आगे कट किया। 5 है, 5, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 6, 6, 7, 7, 9, 9, फिर उसके बाद 8 है, 8 किया। यहाँ से 2 है, 2 किया। फिर 4 है, 4 किया। 2 है, फिर 2 किया। 8 है, 8 किया। 3 है, 3, 2। देखिए 2 हमारा 4 हो चुका है, तो अगला में ये कट होके ये 5 बनता है। ये ग्रुप करके काउंट करने में आसानी हो इसलिए 5-5 का ग्रुप बनाते हैं, और कोई कारण नहीं है। फिर 2 आया, फिर 2, 5, 5, 3, 3, 8, 8, 7, 7, 2, 2, 5, 5, 1, 8, 1, 8 कट गया, हो गया। फिर 4, 4, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 9, 9, 5, 5 कट गया। 8, 8, 3, 3, 2, 2, 1, 8, 1, 8। ये हमारा टैली मार्क हो गया। ये टैली मार्क जो है इसकी काउंटिंग के लिए हमने किया। काहे कि ऐसे आप काउंट कीजिएगा, 2 कई बार है, 3 बार कई बार है, ऐसा मुश्किल होगा। तो ये चार्ट बना लेते हैं और चार्ट में टैली मार्क जो है उनकी काउंटिंग करते हैं। यानी एक जो है देखिए 2 बार है, यानी 1 का फ्रीक्वेंसी 2 हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। 2 कितने बार है, 5 और 4 9 बार। 3 कितने बार है, 4 बार। 4 कितनी बार है, 4 बार। 5 कितनी बार है, 5 बार। 6 कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी बार, 3 बार। 8 कितनी बार, 5 और 2 7 बार। 9 कितनी बार, 3 बार। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया बिना कोई कंफ्यूजन, बिना कोई मिस्टेक का। तो जब डाटा बहुत सारा रहेगा तो पता चलेगा गिने और कुछ छूट गया। तो इसलिए इस तरीके से टैली मार्क बना के इसको काउंट करते हैं, जिससे हमें डाटा जो है स्पष्ट मिलता है और कंफ्यूजन नहीं होता।
तो अब हमारा ये हो गया x1, x2, x3 इस तरीका से, और ये हो गया f1, f2, f3 इस तरीका से। फॉर्मूला में क्या है हमारा, समेशन xf बटा समेशन f, ये हमारा फॉर्मूला है। समेशन xf का अगला कॉलम हम बना लेंगे, ये हो जाएगा xf का कॉलम, और इस कॉलम में सिर्फ गुना करके लिख देना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों को गुना करेंगे 2, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, गुना करेंगे 18, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, गुना करेंगे 12, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, गुना करेंगे 16, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, गुना करेंगे 25, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो गुना करेंगे 6, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, गुना करेंगे 21, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, गुना करेंगे 56, 9 है, 3 है 27। ये हमारा xf निकल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन xf बटा समेशन f। तो यही नीचे समेशन का कॉलम नीचे करके यहाँ टोटल लिखेंगे, टोटल, तो ये हो जाएगा समेशन f, इसको जोड़ेंगे तो समेशन f और इसको जोड़ेंगे तो समेशन xf, यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे 2, 9, 4, 4, इसको जोड़ेंगे तो जो सम आएगा वो आपका समेशन f का वैल्यू हो जाएगा, और इसके नीचे जो जोड़ आएगा वो समेशन xf का वैल्यू हो जाएगा। दोनों यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से ये कैलकुलेट हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब यहां से थोड़ा सा और एडवांस हो चलते हैं, ये भी अनग्रुप्ड, अभी ग्रुप्ड में हम लोग इंटर नहीं किया, इससे आगे चलते हैं। यहां हमारे पास डाटा क्या था, 1 से 9 तक हमने लिया था, नंबर सिस्टम क्या 1 से 9 तक ही है, ये हमारा 9 तक यहाँ गया। मान लिया ये 1 से 50 तक का डाटा रहता है, 1 रहता, 8 रहता, 25, 40, 45, 80, 20 ऐसे रहता, और ये तो कंटिन्यूटी आ गई है, कंटिन्यूअस भी नहीं मिलेगा आपको, 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 6, 7, 8 गायब रहेगा, इस तरीका से। तो ये पहला तो आपको खोजना मुश्किल होगा कि एक इसमें से कौन कौन सा है, और दूसरा क्या होगा, ये लाइन नीचे लंबा 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 चला जाएगा, लंबा, तो ये लाइन जो x का है वो आपको जब लंबा होता है, यानी x का रेंज जो है, रेंज काफी बड़ा हो जाता है, यानी x का क्वांटिटी बढ़ नहीं रहा, रेंज बढ़ रहा है, यानी जो 1 से 9 तक था, पता चलेगा 1 से 100 के बीच है, तो क्या ये 1 से 100 तक काउंट करके लिखिएगा, नहीं लिखेंगे, तब हम उसको ग्रुपिंग करते हैं, और उसके बाद हमारा जो है डाटा ग्रुप्ड डाटा में पहुंच जाता है। अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें जो टेबल बनाया था उसमें हमारा x था, टेलीमार्क था, f था और xf था। अगले स्टेज में हम चलते हैं, एक डाटा लेते हैं जो कि जिसका रेंज जो है ज्यादा बड़ा हो। देखिए हमने एक डाटा रेंज लिया है, इससे ज्यादा भी डाटा हो सकते हैं, बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा सा ही लिया है, सर्वे होता है तो लंबे लंबे डाटा मिलते हैं। इसमें देखिए 25 यानी 20 का एवरेज का भी डाटा है, और 56 यानी 60 के एवरेज का भी डाटा है, यानी 20 से हम लिखना शुरू करें 60 तक तो 40 अंक आएगा, जो कितना लंबा हो जाएगा। तो जब ये x का रेंज बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, तो इस x को जो है ग्रुप करके लिखते हैं, इस डाटा को हम ग्रुपिंग करके लिखेंगे, क्योंकि x में अगर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, 20 का, 21 का, 22 का लिखेंगे, कि जो भी हो इसमें पहले तो पकड़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा है, एक पहले करना पड़ेगा। उसमें था हमारा कंटिन्यू था 1 से 9 तक है, यहाँ देखिए 25 है तो 26 खोजेंगे है कि नहीं है, तो पता चलेगा 26 है ही नहीं, 27 खोजेंगे है ही नहीं, इस तरीका से पहले तो कंफ्यूजन होगा कौन है कौन नहीं है, उसके बाद इसको लिखने लगेंगे तो ये लंबा जाएगा। तो इसकी ग्रुपिंग हम करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस डाटा को एक सरसरी नजर से देखते हैं, देखने के बाद इसमें 2 चीजें पकड़ते हैं। सबसे छोटा कौन है, हमारा 21 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है, हमारा 56 सबसे बड़ा है। देखिए 21 से छोटा आपको इस डाटा में कहीं नहीं मिलेगा, और 56 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। तो दिए हुए डाटा में ये चीज पकड़ना होता है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा का मतलब हुआ लोअर लिमिट, ये हमारा है 21, और सबसे बड़ा का मतलब हुआ अपर लिमिट,
ये हमारा है 56। ये जो आया इसी से हम ग्रुपिंग करेंगे, अलग अलग क्लास में इसको बांटेंगे। तो देखिए 21 से 56 तक है, तो अगर हम ग्रुप बना ले 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, 4 को क्लास में रखा और 21 से लेकर 56 तक इस 4 क्लास में आ जाएगा कि नहीं। यानी जो हमारा एक्स बहुत लंबा होता वो हमारा सिर्फ 4 क्लास में आ गया, 4 ही लाइन्स हमारे टेबल में बनेंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए ग्रुपिंग करते हैं, यहां से आपका ग्रुप्ड डाटा का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसको देखिए कैसे सजाएंगे। इसके लिए एक्स के पहले एक और कॉलम बन जाएगा क्लास का, यानी अब हमारे जो टेबल है उसमें कॉलम की संख्या हो गई 5, क्लास एक्स, टेलीमार्क एफ और एक्स। हमारा जो टेबल था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लास इसमें एक ऐड हो गया। जो डाटा हमने लिया था उसमें स्पेस कम रहने के कारण मैंने एक लाइन नीचे का डाटा हटा दिया है। तो अब हमारे पास जो अपर लिमिट हो गया वो 51 है, उसमें 56 था, एक लाइन नीचे से मैंने डिलीट किया। तो अब जितना डाटा बचा उसमें 51 जो है हमारा अपर लिमिट है। तो हमारा क्लास उसी तरीका से रहेगा, 21 से है यानी 20 से हमारा 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, क्योंकि 51 भी है तो वो 50 तक में आएगा, नहीं तो 50 से 60 में आएगा। ये हमारा क्लास हो गया। अब क्लास के बाद देखिए ये सारा चीज हमारा पहले वाला ही है। एक्स कहां से आएगा, एक्स तो हमारा यही है, लेकिन अब इसको हम एक्स में नहीं लिखेंगे। ये डाटा जो है एक्स में नहीं आएगा। अब एक्स में हमारा क्या आएगा, इसका एवरेज आता है एक्स। एवरेज का मतलब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे तो 20 और 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 25, वो एक्स में लिखाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 30 और 40 70, 70 का 2 से डिवाइड करेंगे 35। इसी तरीका से 45 ये हो जाएगा और इसी तरीका से ये 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही गौर करने वाली चीज है, बहुत ही मार्केट की चीज है कि यहां से पहले जो ये क्लास जहां तक नहीं था एक्स था, तो एक्स में हम ओरिजिनल डाटा को लिखते थे। यहां हम ओरिजिनल डाटा को एक्स में नहीं लिख रहे हैं, जो क्लास लिए उसका एवरेज लिख रहे हैं। यानी कि यहां से मीन भी ओरिजिनल नहीं रहता है। अनग्रुप्ड डाटा में जो मीन निकलता है वो वास्तविक मीन होता है, और इससे आगे जो भी मीन निकलता है वो मीन के आसपास का वैल्यू निकलता है। चूंकि हमारा ओरिजिनल डाटा अब इसमें नहीं बचा एक्स में, हम इसका एवरेज लिए तो मीन भी हमारा एवरेज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट बना रहा है वो क्लास कैसा लिया, या आगे और भी टर्म्स आती है वो कैसा लिया। जैसे हमने 20 से 30 क्लास लिया है, कोई ये ना लिख के 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 ऐसे लगे, तो उसका क्लास चेंज हुआ तो एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। यहाँ जो हमारा एक्स 4 को आया था 20 से 25, 25 से 30 लेंगे तो उसका 7-8 हो जाएगा, तो उसका आंसर डिफर कर जाएगा। यानी अनग्रुप्ड डाटा तक जो भी आंसर आता था, चाहे कोई भी स्टूडेंट कैसे भी बनाए, आंसर सबका सेम आएगा। लेकिन ग्रुप्ड डाटा से आंसर निर्भर करेगा कि बच्चा यानी आप कैसे उसको आगे प्रोसेस किए हैं। जितना आप एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे उतना ही वास्तविक मीन जो है उसके करीब का आंसर मिलेगा। जितना एक्यूरेसी आप छोड़िएगा, जैसे 20 से 30 हमने ये 10 का रेंज लिया, 5 का रेंज लेते तो ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपके पास क्लासेज बहुत सारे हैं तो आपको रेंज ये बढ़ाना पड़ेगा। अब 5-5 का नहीं लिया, अभी 10 का भी लिए हैं, मान लिया ये 500 तक रहता है तो 10-10 का भी लेते तो 50 ग्रुप बन जाएगा। तो हम उससे में 100-100 का ग्रुप बनाएंगे कि 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300 ऐसा। तो मजबूरी हो जाती है आपके डाटा के ऊपर कि आपके पास डाटा कितने हैं, और उसी के अनुसार आपका आंसर उतना वेरी करता है। इसलिए अगर मीन्स में, मीडियन में, मोड में 2 लोग बनाते हैं, दोनों अलग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर आपका डिफर करे तो ये मत सोचिएगा कि आप गलत बना रहे हैं, वो डिफर करना ही है। तो आगे चलते हैं।
यहाँ हमारा 40 है, 40 आपका 40 से 50 वाला में आएगा, लास्ट वाला कभी नहीं लेते, ये 30 से 40 में 40 नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अपर लिमिट में नहीं लिया जाता है। 40 है, इसमें आएगा टेली मार्क में लिखेगा 25, इसमें आएगा 38, इसमें आएगा 41, 40 से 50 में आएगा 32, 30 से 40 में आएगा 21, आपका 20 से 30 में आएगा 25, 20 से 30 में आएगा 35, 30 से 40 में आएगा 38, 30 से 40 में आएगा 43, 40 से 50 में आएगा 51, 50 से 60 में आएगा 29, 20 से 30 में आएगा 43, आपका 40 से 50 में आएगा 51, 50 से 60 में आएगा 36, 30 से 40 में आएगा 3 से 4 से 5 हो गया, 36 तक हो गया था 28, 28 20 से 30 में आएगा, ये भी 5 हो गया 28, 25, 25 भी 20 से 30 में आएगा और 39 30 से 40 में आएगा। ये आपका टेली मार्क हो गया। टेली मार्क के आगे एक्स और एफ और एक्स एफ वैसे ही निकलेगा। एफ आपका हो गया 5 1 6, 5 1 6, 4 और 2। एक्स एफ में यहाँ एक्स और एफ को गुणा करके 25 छक्का 150, 35 छक्का 210, 45 चौके 180, 55 दूनी 110। अब इसको जोड़ेंगे तो समेशन एफ ये वाला होगा 6 4 10 16 2 18 और समेशन एक्स एफ आपका ये वाला होगा। इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे x बराबर समेशन एक्स एफ बटा समेशन एफ, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ लिख के इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका ग्रुप डाटा शुरू हो गया। हमने क्लास बनाया और क्लास के अनुसार आगे कर दिया। ग्रुप डाटा का पहला प्रॉब्लम ये चलो। अब इससे आगे हम जाते, आगे में क्या, ये आपका क्लास अगर बड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि मोहल्ले का जनसंख्या डाटा के रूप में है, एक मोहल्ले में कितना आदमी रहेगा 400 500 इस तरीका का रहेगा, दूसरे मोहल्ले में 500 600 आसपास, एक एक कॉलोनी एक मोहल्ले के हिसाब से अगर हम डाटा लेते हैं कि एक मोहल्ले में कितने आदमी रह रहे हैं, इस तरीका का डाटा है। या 50-100 आदमी का ले लिया, उसका बैंक अकाउंट का ले ले, महीने में ये कितना जमा करता है, 500 1000 क्या जमा करता है, इस तरीका से जो डाटा आएगा वो आपका 30 40 45 के रेंज का नहीं आएगा, 500 1000 इस तरीका के रेंज का आएगा। तो उसका क्लास भी आपका चौड़ा चौड़ा होगा, 400 से 500, 4000 से 5000, 2000 से 4000, इस तरीका का ये क्लास बनेगा, बड़ा हो जाएगा क्लास। और जब क्लास बड़ा होगा तो आपका एक्स भी बड़ा होगा। मान लिया कि 400 से 500 आपका क्लास है, तो 5900 उसका एवरेज करेंगे तो 450 से 450, ये एक्स हो गया आपका बड़ा। अब एक्स हो गया बड़ा तो उसको एक्स से गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा बड़ा। मान लिया यहाँ पर 3225 आया, 3225 को मान लिया यहाँ 45 है, 45 से गुना करना है, तो 3225 को 45 से गुना करेंगे तो गुना करने में टाइम लगेगा। यहाँ मान लिया अगर 215 को यहाँ मान लिया 82 है, गुना करना है टाइम लगेगा। तो जब ये एक्स बड़ा हो जाता है तो एफ से गुना करके एक्स एफ लाने में कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो अब उसको एक्स को छोटा करना पड़ता है। तो जो x को छोटा करना पड़ता है उसके लिए मेथड बनाया गया एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें x को हम छोटा करते हैं, तब आगे उसको हम समझते हैं। हम ये सवाल लिए हैं जिसमें वेट आपका क्लास के रूप में दिया हुआ इंटरवल के रूप में और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है, जैसे 50 से 52 किलो वेट का 18 स्टूडेंट है, 52 से 54 किलो वेट का 21 स्टूडेंट है। इस तरीका से आपको चार्ट दिया हुआ है, इसको टेबल आपको बनाना है। वैसे तो इसमें जो क्लास है x का वैल्यू उतना बड़ा नहीं आएगा कि एज्यूम्ड मीन से बनाने की जरूरत पड़े, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अच्छा है, आप इसको बिना एज्यूम्ड मीन के भी बना सकते हैं और एज्यूम्ड मीन के भी बना सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन के हिसाब से बनाते हैं। पहले क्लास हम लिखेंगे, क्लास लिखे इंटरवल लिखे, एक ही चीज है। देखिए जो आपका चार्ट दिया हुआ था उसी के अनुसार टेबल बनाया है। ये वेट है, वेट क्लास में आके इसको वेट दिया हुआ है तो वेट ही लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये स्टूडेंट है, वेट आपका क्लास हो गया। और स्टूडेंट जो है जैसे 50 से 52 के बीच 18 स्टूडेंट है,
52 से 54 के बीच 21 स्टूडेंट है। तो ये आपको एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। पिछले कॉलम में देखा होगा मैंने क्लास के बाद एक्स निकाला था, इसमें क्लास के बाद एफ आ गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कॉलम के बाद यही कॉलम रहेगा, ये कॉलम के बाद यही कॉलम रहेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर आप किताब में देखते हैं कहीं कि इसके बाद एक्स का कॉलम बना हुआ, एक्स के बाद एफ का कॉलम बना हुआ, या आपने पहले एफ बना दिया, एक्स बना दिया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाना है कि आपको क्या कैलकुलेट करने में अच्छा लगेगा, क्या पसंद है, कैसे आप आसानी से कैलकुलेट करते हैं। ये टोटल जो टेबल बन रहा है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बना रहा है, ये कोई इसका रूल नहीं है। तो एक्स और एफ हमारा दिया, क्लास और एफ हमारा दिया हुआ है। आगे हमें एक्स की जरूरत है। एक्स आप जानते हैं कैसे निकलता है, क्लास का एवरेज से 50 और 52 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ गया 51। 52 और 54 को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53, 53। 54 और 56 को करेंगे तो आ जाएगा 55, यानी दो ऐड हो रहा है तो अगला हो जाएगा 57, अगला हो जाएगा 59, अगला हो जाएगा 61, उसके बाद हो जाएगा 63। इस तरीका से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। x आ गया और f आ गया। अगला चीज हम क्या निकालते हैं, x f। अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है। 18 51 बड़ा बड़ा गुना हो गया। अगर यहाँ पर 1 2 होता तो 18 दूनी 36 गुना कर देते, 3 होता 18 तिया गुना कर देते हैं। 21 है, यहाँ 1 2 होता तो 21 21 दूनी इस तरीका से गुना कर देते हैं, 17 से कर देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा आ गया, 17 को 55 से गुना करना, 28 को 57 से गुना करना है। तो इसमें तो इतना ही है, लेकिन जो फील्ड के डाटा होंगे उसमें ये 51 52 नहीं, वो सैकड़ा में रहेगा, 435 355 इस तरीका से रहेगा, 1240 इस तरीका से बड़ा डाटा रहेगा। उस कंडीशन में इसको स्प्लिट करके छोटा लाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद हम एक से नहीं बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें से किसी को हम पहले ही मीन मान लेते हैं कि यही हमारा मीन है। तो जानते हैं कि मीन जो है बीचों बीच होता है, यानी टोटल का एवरेज होता है। तो इसके बीचों बीच आपका 57 है, 3 ऊपर 3 नीचे। 57 को हम मान लेते हैं कि यही मीन है। मान लिया यानी एज्यूम कर लिया, तो इसी को एज्यूम्ड मीन करते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर जो माना है उसका वैल्यू, ए बराबर हमने 57 लिख दिया। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको मानना है। हो सकता है बीचों बीच 2 आ जाए या किया जाए, तो इसमें कोई रूल नहीं है। आप पहला को भी ये मान सकते हैं, अंतिम को भी ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते, इसको भी मान सकते, इसको भी जिसको मर्जी उसको मान सकते हैं तो भी बनेगा। इसलिए इसमें इस समय ये मत सोचिएगा कि किसको माने किसको नहीं माने, इसको माने कि नहीं माने, आपकी मर्जी के ऊपर आप जिसको मानिए। यहाँ पर मानने में सिर्फ एक चीज की प्रायोरिटी दी जाती है कि हमें आगे जो है छोटे छोटे चीज आए, उसके लिए कोशिश की जाती है कि बीचों बीच वाला माने, जो कि आगे बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला मानेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा सब में, लेकिन बीचों बीच मानते हैं तो थोड़ा हेल्प करता है। तो आप इसके बगल का भी, अगर इससे ज्यादा हेल्प अगर ये कर रहा तो इसको भी मान सकते हैं, इससे ज्यादा हेल्प ये कर रहा तो उसको मान सकते हैं। और वो कैसे पता चलता आगे समझ आएगा। तो हमने 57 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। एज्यूम्ड मीन मानने के बाद इसका डेविएशन निकालते हैं, यानी जो हम मीन माने उससे ये सब कितना अगल बगल का है। जैसे 57 मीन माने तो 57 से कितना कम है, 6 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है। तो ये डिफरेंस को डेविएशन बोलते हैं। ये क्या है, डिफरेंस से बन गया है इसमें डेविएशन, तो उसका अंतर क्या है। तो वो डेविएशन को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और डेविएशन निकलता है कैसे, जो x है उसमें से a को घटा के, ये है, ये टेबल आपका डेविएशन का बनेगा। ये हमने क्या माना 57, बहुत सा
किताब गाइड में देखिएगा यहीं पर बगल में ए लिख देता है, कोई जरूरी नहीं, हमने यहाँ ए यहाँ लिखा और उसके बाद डी का वैल्यू लिखा कि x माइनस ए निकालेंगे। तो देखिए x आपका ए है, उसमें से ए को घटाना है, तो 51 में से 57 को घटाएंगे तो -6 है। माइनस आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, माइनस आता है तो और काट छोड़ के बराबर कर देता है। 53 में से 57 को घटाएंगे -4 आएगा, 55 में से 57 को घटाएंगे -2 आएगा, 57 में से 57 को घटाएंगे 0 आएगा, 59 में से 57 को घटाएंगे 2 आएगा, 61 में से 57 को घटाएंगे 4 आएगा, 63 में से 57 को घटाएंगे 6 आएगा। तो हमारा जो है ये x जो है d में चेंज हो गया। अब देखिए ये 51 था 6 में चेंज हो गया, 53 था -4 में चेंज हो गया, 55 था -2 में चेंज हो गया। हमारा क्या है छोटा छोटा आ गया। यही x से हम छोटा छोटा लाने के लिए इसको चेंज करते हैं। अब जो हमारा अगला कॉलम बनता था xf, वो xf नहीं बनेगा, x को हमने d में चेंज किया तो ये बनेगा हमारा df का कॉलम। और गुना करेंगे 18 को 4 से 108, मुजवानी ही गुना हो गया माइनस में, 21 को 4 से 84, मुजवानी ही गुना हो गया, तो 0 से तो ये तो आओ बच्चा जैसा हो गया, 16 का 2 से 32, 35 का 4 से 140, 15 का 4 से 6 से 90, आराम से गुना हो गया। अब जो सम निकालते थे, समेशन f निकालते थे, ये समेशन f इसका हो गया, निकल गया, इसको जोड़ देंगे, जोड़ के आएगा हमारा 150। और ये अंतिम वाला df निकालेंगे, समेशन df, ये कितना आएगा 36, मात्र 36 आएगा। देखिए ये माइनस वाला इधर माइनस वाला काट के एकदम छोटा में ले आया है। तो हमारे पास क्या आया है समेशन f बराबर 150, इसको मिटाना है तो हम इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। हमारे पास आया है समेशन f बराबर 150 और समेशन df बराबर 36, एज्यूम्ड मीन माना था हमने 57। ये तीन चीजें की जरूरत थी, तीन चीजें हमने नोट किया। अब इसको हम इधर से मिटा लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, x का फॉर्मूला था हमारे पास समेशन xf बटा समेशन f के साथ हमने कुछ नहीं किया है तो ये हमारा समेशन f ज्यों का त्यों रह जाएगा। xf को हमने xf को d में चेंज कर दिया। d कैसे आया, a को घटा के, x में से a को घटा दिया है, यानी हमारा a कम गया है इसमें। तो a कम गया है तो यहाँ a को जोड़ देंगे फॉर्मूला में और यहाँ समेशन df लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ये चूंकि हमने टोटल में से कम कर दिया था तो फॉर्मूला में हमने ये जोड़ दिया कि भैया इतना कम था तो मैंने मीन जो माना था ये मीन एक्चुअली मीन हो गया जो माना था हमने, और ये हो गया उसका एरर पार्ट कि कितना एरर आ रहा है। और ये एक्स का हमारा नया फॉर्मूला हो गया a प्लस समेशन df बाई समेशन f। वही फॉर्मूला है, केवल हमने जो घटाया था उसको लिख दिया है। और इसको थोड़ा सा अगला चलते हैं। अगला में क्या होगा, अभी जो हमने प्रोसेस सीखा एज्यूम्ड मीन मेथड, उसका पर्पस था x का वैल्यू छोटा करना। जब डाटा की लंबाई काफी ज्यादा होती है, बड़े बड़े डाटा होते हैं, लाख में, हजार में, इस तरीका का डाटा हो, तो पहला स्टेप में जब एज्यूम्ड मीन लगाते हैं तो एज्यूम्ड मीन के बाद जैसे अभी हमने जो सॉल्यूशन किया था उसमें x जो d में चेंज हुआ उसका वैल्यू 2, 1, 3, 5 इस तरीका का छोटा छोटा आ गया था। लेकिन मान लेते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के बाद भी जो हमारा d आता है यानी x का जो डेविएटेड वैल्यू आता है वो फिर भी बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा मिल जाता है। तो क्या करेंगे, तो फिर से उस पर एक स्टेप लगाते हैं उसको छोटा करने के लिए, जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इस छोटे से सवाल से मैं उसको बताऊंगा, वैसे तो उसके लिए लंबे लंबे डाटा चाहिए, लेकिन इसी छोटे पे भी बताऊंगा, वो आप समझ सकेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो क्लास दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ था, वर्टिकल में हमने कर दिया क्लास और f लिख लिया हमने। अब इसके बाद जो x बनाते थे
एक्स बनाएंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आ गया, 10 20 30 डिवाइड 15 आ गया, 20 30 50 से 25 आ गया, उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद 45 आएगा, उसके बाद 55 आएगा। ये एक्स आ गया। बड़ा बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए बीचों बीच मान लिया किसी को, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बीच में ये दोनों आ रहा है, तो इसी को मान सकते हैं, 25 को भी मान सकते हैं, 35 को भी मान सकते हैं, तो 35 को मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर मान लिया कि 35 है, तो हम d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, x माइनस a होता है, x में से घटाना है। तो 5 में से 35 को घटाएंगे, माइनस 30 आएगा। 15 में से 35 को घटाएंगे, माइनस 20 आएगा। 25 में से माइनस 10 आएगा। 35 में से 0 आएगा। 45 में से 10 आएगा। 55 में से 20 आएगा। यहाँ देखिए नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला कम हो गया। अगर इसमें 25 को मानते हैं तो नेगेटिव वाला 2 को होता, पॉजिटिव वाला 3 को होता। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये नीचे वाला मानिएगा तो नेगेटिव पड़ जाएगा, ऊपर वाला मानिएगा तो पॉजिटिव पड़ जाएगा। ऊपर वाला मानिए ठीक रहेगा, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा रहेगी। तो ये हमारा डी आ गया। अब देखिए डी जो पिछला में हमारा आया था 1 2 3 4 ऐसे आया था, इसमें 2 डिजिट में आ गया है। बड़े सवालों में ये 3 4 डिजिट में आता है, तो इसमें 2 डिजिट में आ गया। हम बहुत कामचोर हैं, 2 डिजिट में भी गुना नहीं करना चाहते। वैसे तो 14 30 को आराम से गुना कर सकते हैं, 8 20 को आराम से गुना कर सकते हैं। डीएफ निकालने के लिए जो हमारा अगला कॉलम बनता था डीएफ निकल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा कामचोर हैं, डीएफ नहीं निकाल सकते। अब देखिए जो इस कॉलम में आया है हमारा डी का वैल्यू, उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 10 कॉमन हो रहा है। 10 कॉमन निकाल ले इसमें से तो -3 बच जाएगा। 10 कॉमन निकाल ले तो 2 बच जाएगा। 10 कॉमन निकाल ले -1 बच जाएगा। ये 0 है, ये यहाँ 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। कितना कॉमन हो रहा है? 10। और 10 अगर थोड़ा सा और गौर करें तो 10 क्या है? हमारा जो क्लास है उसका लेंथ है 10 10 10, सबके बीच का डिफरेंस 10 है। क्लास का लेंथ जो है वही हमारा कॉमन आ रहा है, और ये हमेशा होगा। जब भी आप एज्यूम्ड मीन निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीन के बाद जो डाटा आपका डी आएगा उसमें आपका जो क्लास का लेंथ होगा वो कॉमन रहेगा। और क्लास का लेंथ को बोलते हैं h, यानी h बराबर आपका 10 इसमें कॉमन हो रहा है। हमारा अगला कॉलम जो बनेगा, जैसे एज्यूम्ड मीन ए बराबर 10 लिखे थे, 35 लिखे थे, उसी तरीका से h का वैल्यू यहाँ 10 लिख दिए। और ये जो हमारा d था उसमें से 10 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हम इस कॉमन में लिखेंगे d बटा h, यहाँ h हमारा है 10। और d बटा h जो आता है उसको u से डिनोट किया जाता है, u स्टैंडर्ड नाम दिया गया, यानी u बराबर d बटा h। तो इसको डिवाइड करेंगे -3 -2 -1 0 1 2। लीजिए हमारा फिर से एकदम छोटा छोटा आ गया। अब f के साथ गुना कर देते हैं, यानी इसमें हमको u और f लिखना है। 14 को -3 से गुना करेंगे -42, 8 को 2 से करेंगे -16, 15 को 1 -15, 21 को 0 0। अब समेशन f हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, समेशन uf। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा क्या क्या हुआ? एक समेशन f, एक समेशन uf, एक हमारा h। ये इतना चीजें हमें इंपॉर्टेंट डाटा के रूप में ये 4 आया, ये निकाल लेंगे चार्ट के टेबल के जरिए। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। हमारा जो लेटेस्ट फॉर्मूला था ये था x बराबर a प्लस समेशन f। ये हमने एज्यूम्ड मीन के बाद लास्ट फॉर्मूला निकाला। अब जरा इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास u बराबर डी बाई एच, यानी u बराबर डी बाई एच। यहां से d का वैल्यू क्या आ जाएगा? d बराबर u h आएगा, जहां h हमारा कांस्टेंट है 10 और u हमारा वेरिएबल है -3 -2, इस तरीका से। तो ये d के जगह ये uh यहाँ वेरिएबल के रूप में लिखेंगे। d बराबर uh है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके ए तो रहेगा, नीचे समेशन एफ भी रहेगा, ये हो जाएगा समेशन यू एफ। डी की जगह यू एच लिखना है तो यू तो हो गया, हमारा एच और लिखना है, एच यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये आ गया टोटल ए प्लस समेशन यू एफ बटा समेशन एफ इंटू एच। अब इसमें जितना वैल्यू हमने निकाला था ये इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारा अल्टरनेट मेथड है आपका ग्रुप डेटा का। ये आपका लास्ट था, इसके बाद ये आपका मेन फिनिश हो गया, जहां तक आपको 10th क्लास 11th क्लास तक पढ़ना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। हमें आप पर विश्वास है, विश्वास को तोड़िएगा भी नहीं, ये भी हमें पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।